एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का AMBE क्लासेस में। आज मैं आपके साथ फिर से शेयर करूंगा बिजनेस स्टडीज़ के MCQ क्वेश्चंस। आज हम बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के MCQ डिस्कस करेंगे। इसको मैं दो पार्टों में आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहले पार्ट में 25 क्वेश्चन और सेकंड पार्ट में भी हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको इंटीमेशन मिल जाए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। हु इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास दो थ्योरीज़ हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। एक हमारी हेनरी फ्योल की थ्योरी है, दूसरी हमारी F.W. टेलर की थ्योरी है। F.W. टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर माना जाता है, जबकि आपके हेनरी फ्योल को एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल का फादर माना जाता है। तो अगर हम देखें तो उसका जो सही आंसर है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का, वो है हमारा F.W. टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट बी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट बी, नंबर 1 डिफाइन तो हो सकते हैं, बी अप्लाइड एनीवेयर, अप्लाइड भी हो सकते हैं एनीवेयर, टेस्टेड इन लेबोरेटरीज में हाँ प्रिंसिपल को टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक्चुअल साइंस नहीं है, या इन्हें हम केमिकल टेस्टिंग या लैब टेस्टिंग के लिए नहीं बने हुए हैं। ये हमारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड हैं, एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है, इन्हें लैब में टेस्ट नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो ठीक है इसका, कि ये लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं हो सकते, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। चलिए थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा वन हेड वन प्लान इज कंसिडर्ड विद द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ फ्योल। आपके हेनरी फ्योल ने जो 14 प्रिंसिपल दिए हैं उनके अंदर एक प्रिंसिपल ऐसा है जिसमें ये बताया गया है हमें कि जितने भी जो आपके हेड होते हैं वो उसके अंदर जो सबॉर्डिनेट्स वर्क कर रहे होते हैं उन सभी को एक कॉमन प्लान के लिए, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब वो सारे के सारे सेम डायरेक्शन में काम करें। यानी अगर हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन रहेगी तो ही वन हेड वन प्लान पॉसिबल है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वन हेड वन प्लान, जो कंसिडर्ड है, जो रिलेटेड है, कंसर्न्ड है, वो आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से कंसर्न्ड है। यूनिटी ऑफ कमांड जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका कहता है कि एक पर्सन से ही सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर मिलनी चाहिए, यानी एक हेड जो है अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर करे। फिलहाल यहाँ पे वन हेड वन प्लान की बात हो रही है, तो इसका जो रिलेशन है वो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से है। तो इसका जो सही ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन नंबर बी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट है रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस इज कंसर्न विद द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ फ्योल। किसी एक बॉस से हमें ऑर्डर रिसीव हो, ये जो आपका स्टेटमेंट है ये आपके ऑर्डर की बात कर रहा है, ये आपकी कमांड की बात कर रहा है कि आपको जो कमांड दी जाए, आपको जो ऑर्डर दी जाए वो एक ही बॉस से मिले। तो ये जो स्टेटमेंट है इसका जो कनेक्शन है वो है यूनिटी ऑफ कमांड से। तो इसका जो सही आंसर है वो है यूनिटी ऑफ कमांड, कि कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी सबऑर्डिनेट को अगर ऑर्डर मिलते हैं तो किसी एक ही बॉस से मिलने चाहिए, एक ही सीनियर से मिलने चाहिए। अदरवाइज डुअल सबऑर्डिनेशन का इशू आता है कि अगर उसे कई बॉस ऑर्डर करते हैं तो वो किसी ना किसी बॉस के ऑर्डर को पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए यूनिटी ऑफ कमांड का होना, यानी एक सबऑर्डिनेट को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द प्रेवलिंग सिचुएशन। प्रेवलिंग सिचुएशन मीन्स करंट सिचुएशन या जो रिक्वायर्ड सिचुएशन है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू प्रेवलिंग सिचुएशन इन ऑर्गेनाइजेशन। तो दिस शोज द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर। तो ये क्या शो कर रहा है ये स्टेटमेंट? तो इसमें किस बारे में बात हो रही है कि हम चेंज कर सकते हैं मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल को। तो जिस चीज़ को चेंज किया जा सकता है उसको हम कहते हैं कि वो आपकी फ्लेक्सिबल है, वेरिएबल है। तो ऑप्शन नंबर ए है फ्लेक्सिबल, बिल्कुल सही है, इससे मैच हो रहा है। दूसरा बिहेवियरल है, बिहेवियरल की बात इसमें नहीं हो रही है, बिहेवियर की बात नहीं हो रही है।
साइंटिफिक की भी कोई बात नहीं हो रही है, यूनिवर्सल की भी कोई बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे चेंज होने की बात हो रही है। तो इसका सही ऑप्शन बनता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल, क्योंकि हम इन्हें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच स्टडी ऑफ टेलर एम्स एट एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मूवमेंट। हमारे जो एफडब्ल्यू टेलर ने प्रिंसिपल दिए थे, जो उनकी साइंटिफिक मैनेजमेंट की कुछ थ्योरीज थी, उनमें एक कॉन्सेप्ट है कि आप एलिमिनेट कर सकते हैं अननेसेसरी मूवमेंट यानी एक तरीके से जो एक्टिविटीज़ होती हैं किसी भी वर्क को करने में, किसी भी जॉब को करने में, उनमें जो भी आपको लगता है टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, उनको आप एलिमिनेट करने के बारे में अगर बात करते हैं तो ये आपकी मोशन स्टडी को कंट्रोल करने की बात कर रहा है, ताकि टाइमली वर्क कंप्लीट हो पाए। तो नंबर 1 है मेथड स्टडी, ऑप्शन नंबर ए। मेथड स्टडी में हम सही मेथड फाइंड आउट करते हैं। अगर हमारे किसी काम को करने के, किसी जॉब को करने के बहुत सारे मेथड हैं, तो उनमें से जो भी बेस्ट मेथड है, जो टाइम कम लेता है, तो उस मेथड को हमें यूज़ करना चाहिए। मोशन स्टडी में ही हम अननेसेसरी एलिमेंट को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, ताकि टाइमली हमारा काम पूरा हो सके। तो एलिमिनेट करना अननेसेसरी मूवमेंट को, ये आता है आपका मोशन स्टडी के अंदर। टाइम स्टडी जो ऑप्शन नंबर सी है, उसमें हम ये देखते हैं कि कितना टाइम के अंदर किसी वर्क को कर लेना चाहिए। और फटीग स्टडी में हम देखते हैं कि कितना टाइम के बाद एक एम्प्लॉय को, एक वर्कर को रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ब्रेक की ज़रूरत होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। द प्रिंसिपल विच स्टेट्स दैट देयर शुड बी गुड सुपरवाइजर्स एट ऑल लेवल्स फॉर स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये कह रहा है कि जो प्रिंसिपल है, जो ये कहता है कि हर एक लेवल पे सुपरविज़न होना चाहिए, हर एक लेवल पे देख रेख होनी चाहिए जो बिज़नेस के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं, ताकि बिज़नेस की जो एक्टिविटीज़ हैं वो स्मूथली रन करें, सिस्टमेटिकली रन करें। तो अगर हर एक लेवल पे हम सुपरविज़न की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम यहाँ पे तभी ये पॉसिबल है जब आप सभी लेवलों पे डिसिप्लिन को मेंटेन करें। यहाँ पे इक्विटी के बारे में पॉइंट नंबर ए कोई बात नहीं हो रही है, इनिशिएटिव लेने की भी कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिसिप्लिन की, यानी हर एक लेवल पे डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट होती है, तभी आपकी जो हर एक लेवल पे जो मैनेजमेंट होता है वो स्मूथ एंड सिस्टमेटिक हो सकता है। चलिए 8 क्वेश्चन लेते हैं। द टेक्निक इन विच टास्क ऑफ सुपरविजन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। इसमें टेक्निक की बात हो रही है, तो टेक्निक्स जो है हमारी एफडब्ल्यू टेलर ने दी थी। तो एफडब्ल्यू टेलर ने एक टेक्निक दी है जिसके अंदर हम सुपरविजन के टास्क को बहुत सारी स्पेशलाइज्ड फंक्शन में डिवाइड कर देते हैं। यानी हम स्पेशलाइज्ड कहने का मतलब है कि हम बहुत सारे सुपरवाइजर या बहुत सारे फोरमैन अपॉइंट करते हैं, ताकि वो एक पर्टिकुलर टास्क का सुपरविजन कर सकें। एंड ईच फंक्शन इज इंटरेस्टेड टू ए स्पेशलिस्ट फोरमैन, और हर एक जो फंक्शन है उसका एक स्पेशलिस्ट फोरमैन होना चाहिए। तो अगर आपने टेक्निक्स पढ़ी होंगी एफडब्ल्यू टेलर की, तो उसमें आप देखेंगे कि इसमें ये फंक्शनल फोरमैनशिप की बात कर रहा है, जिसमें हमें बताया गया है कि आपको 8 फोरमैन्स रखने चाहिए, 8 फोरमैन्स होने चाहिए किसी भी फैक्ट्री के अंदर, जो डिफरेंट टास्क का ऑब्जर्वेशन करते हैं, डिफरेंट टास्क का सुपरविजन करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका फंक्शनल फोरमैनशिप। इसी में ही हम डिवाइड करते हैं स्पेशलाइज्ड सुपरविजन, स्पेशलाइज्ड फोरमैन। क्वेश्चन नंबर 9। टेलर फोकस्ड हिज अटेंशन ऑन। अब जो एफडब्ल्यू टेलर है उसका जो मेन फोकस्ड है वो आपकी मेनली फैक्ट्री, या हम कहते हैं शॉप या फैक्ट्री जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहीं पर उसका मैनेजमेंट फोकस्ड है। तो टेलर का जो फोकस्ड है वो आपका किस पे है, शॉप लेवल पे। तो ऑप्शन नंबर ए शॉप लेवल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी टॉप लेवल, ऑप्शन नंबर सी मिडिल लेवल, एंड ऑप्शन नंबर डी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। तो आपके जो टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल हैं, ये आपके एडमिनिस्ट्रेशन के ही डिफरेंट लेवल्स हैं। तो टेलर का जो फोकस था वो शॉप लेवल पे था, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दिस प्रिंसिपल एम्फसाइज काइंडलीनेस एंड जस्टिस इन द बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स टुवर्ड्स वर्कर। तो ये एक प्रिंसिपल है जो हमें कहता है कि आपको काइंडलीनेस शो करनी चाहिए एंड जस्टिस दिखाना चाहिए अपने बिहेवियर से
एज ए मैनेजर टुवर्ड्स वर्कर। तो जब आप जस्टिस होते हैं, जस्टिसफुल होते हैं, काइंडलीनेस बिहेवियर शो करते हैं, तो उस केस में आप सबके साथ इक्वल रहते हैं, यानी आप किसी के साथ किसी भी तरीके का बाइस नहीं करते, प्रेजुडिस नहीं करते, तो उस केस में आप इक्वली बिहेव करते हैं सबके साथ। तो यहाँ पे जो बात हो रही है तो वहाँ पे ये प्रिंसिपल हमारा इक्विटी पे फोकस कर रहा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ऑर्डर की कोई बात नहीं हो रही है। एस्पिरिट डी कॉर्प्स, यानी यहाँ पे हम आई को रिप्लेस करें वी से, यानी टीम स्पिरिट की बात नहीं हो रही है। लास्ट इनिशिएटिव, पहल करने की बात नहीं हो रही, तो यहाँ पे बात हो रही है इक्विटी की। तो उसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है कि जब आप काइंडलीनेस एंड जस्टिस की बात करेंगे तो आप इक्विटी पे फोकस करें, क्योंकि वहाँ पे आप सबके साथ सेम बिहेवियर करते हैं, सबके साथ सेम तरीके से ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। पंचायत्स इन आवर कंट्री हैव बीन गिवन मोर पावर्स टू डिसाइड एंड स्पेंड फंड्स ग्रांटेड टू देम बाय द गवर्नमेंट। तो पंचायतें जो गवर्नमेंट द्वारा, आपने देखा होगा हर एक गांव में ग्राम प्रधान होता है जिसके पास कुछ फंड आता है और उसके अंदर कुछ वार्ड मेंबर्स होते हैं उस एरिया के, उस गांव के, पंचायतों के, जिनके पास गवर्नमेंट की तरफ से जो फंड आता है उसको स्पेंड करने की फ्रीडम होती है। यानी उनको जहाँ पे भी लगता है कि गांव में पैसा खर्च करना है उसकी फ्रीडम दी गई, यानी पावर दी है गवर्नमेंट ने फॉर वेलफेयर ऑफ द विलेजेस। तो आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द स्टेटमेंट। तो कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे आपको लग रहा है कि हाईलाइट किया गया है? नंबर 1, इक्विटी, इक्वलिटी की कोई बात नहीं है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, बिल्कुल यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस किया जा रहा है कि यहाँ पे पावर को गवर्नमेंट ने डिसेंट्रलाइज कर दिया है, पंचायतों को दे दिया है कि वो अपना खुद डिसाइड कर सकती हैं कि उन्हें जो फंड मिलेगा गवर्नमेंट से वो कहाँ खर्च करना है। तो उसका जो सही ऑप्शन है वो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई बात नहीं हो रही है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेनली आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होती है। एंड एस्पिरिट डी कॉर्प्स, यहाँ पे किसी भी तरीके के टीम स्पिरिट की भी बात नहीं हो रही। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी अदर रीजन विल क्रिएट इन सिक्योरिटीज अमंग द एम्प्लॉयज, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू। तो ये बात कर रहा है कि ऐसा रीज़न जिससे एम्प्लॉयज़ में आपकी सिक्योरिटी की फीलिंग आती है, उनको अपने आप को वो सिक्योर फील करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हुए, तो ऐसा तभी होता है जब वहाँ पे स्टेबिलिटी, यानी उनको एक फिक्स टेन्योर के लिए आप जॉब पे रखते हैं। अगर आपके यहाँ जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें आप परमानेंटली अपॉइंट करते हैं या एक लॉन्ग टर्म के लिए अपॉइंट करते हैं, तो वो हमेशा सिक्योरिटी फील करते हैं, सेफ फील करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये जो स्टेटमेंट है ये रिलेटेड है किससे? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। एस्पिरिट डी कॉर्प्स ऑप्शन नंबर जो है वो सिक्योरिटी पे बात नहीं करता, रेमुनरेशन सैलरी की बात भी इसमें नहीं हो रही है और ना ही अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। तो सी ऑप्शन ठीक है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स वर गिवन बाय। पीछे मैंने आपको बताया भी था कि दो ही प्रिंसिपल हैं, एक आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल के जो मैनेजमेंट है वो FW टेलर ने नहीं दिए थे, वो आपके हेनरी फ्योल ने दिए थे, और FW टेलर ने आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट के दिए थे। तो उसका आंसर आपको सबको वैसे पता ही होगा कि यहाँ पे हेनरी फ्योल ने हमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल के मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ वर्क स्टडी। आप जब FW टेलर की टेक्निक्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि वहाँ पे एक वर्क स्टडी के अंदर उन्होंने कुछ बात की है कि आप मेथड स्टडी करें, मोशन स्टडी करें, टाइम स्टडी करें, वर्क स्टडी करें। तो ये जो सारे के सारे हैं ये आपके वर्क स्टडी के अंदर आते हैं। तो मेथड स्टडी ऑप्शन नंबर 1 वर्क स्टडी का पार्ट है, मोशन स्टडी भी एक वर्क स्टडी का पार्ट है। इसमें वर्क के किस तरीके से काम होता है, उसमें टाइम लगता है, उसकी स्टडी करते हैं, टाइम स्टडी है। और इसके अलावा एक और होता है फटीग स्टडी। तो उसमें 3 तो दिए, फटीग स्टडी नहीं है, लास्ट में दिया है फंक्शनल फॉर्मनशिप। फंक्शनल फॉर्मनशिप वर्क स्टडी का पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फोरमैन इज कीपिंग the machinery and tools ready for operation by workers। तो हमें फंक्शनल फॉर्मनशिप जो FW टेलर ने हमें बताई थी, टेक्निक्स ऑफ फैक्ट्री मैनेजमेंट, उसके अंदर हमें ये बताया गया है कि
जो मशीनरी है और जो टूल्स है वो रेडी रखने का जो काम होता है वो गैंग बॉस का होता है। तो उसका जो सही ऑप्शन है वो गैंग बॉस है। इसके अलावा जो रिपेयर बॉस है उसका काम ये होता है, ऑप्शन नंबर ए वाला, कि हमेशा वो जो भी प्रॉब्लम्स हो रिपेयर से रिलेटेड उन्हें हमेशा वो ठीक से टाइमली कर ले, यानी वो हर एक रिपेयर इश्यूज़ को डील करेगा। सी वाला जो ऑप्शन है स्पीड बॉस, उसका काम होता है कि टाइमली वो कंप्लीट हो जाए। और इंस्पेक्टर का काम होता है क्वालिटी को मेंटेन करके रखना, क्वालिटी पे नज़र रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शनल फॉर्मैनशिप इज एन एक्सटेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। फंक्शनल फॉर्मैनशिप किस प्रिंसिपल की एक्सटेंशन है ये हमसे जानना चाह रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो फंक्शनल फॉर्मैनशिप में हम वर्क्स को डिफरेंट फॉर्मेंस को दे करके या अलग अलग सुपरवाइज़र को दे करके उनको सिस्टमेटिकली करवाने की कोशिश करते हैं। यानी फंक्शनल फॉर्मैनशिप जो है वो वर्क को डिवाइड करके करवाने की बात करिए। फंक्शनल फॉर्मैनशिप में हमें 8 अलग अलग जो है फॉर्मैन अपॉइंट करने की बात कही गई है। तो फंक्शनल फॉर्मैनशिप जो है वो एक्सटेंशन है नंबर 1 डिवीज़न ऑफ वर्क का। तो डिवीज़न ऑफ वर्क का ही एक्सटेंशन माना जाता है फंक्शनल फॉर्मैनशिप। ऑप्शन नंबर बी डिसिप्लिन की कोई बात नहीं है इसमें। सबऑर्डिनेशन एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी पर्सनल इंटरेस्ट की जगह हमें जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। एस्पिड द कॉर्प्स, यानी टीम स्पिरिट की बात भी नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जो ये एक्सटेंशन है ये डिवीज़न ऑफ वर्क का है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17, विच प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो FW टेलर ने 2 प्रिंसिपल दिए थे, उनमें एक प्रिंसिपल ठीक इससे पहले ही आता है जिसका नाम है कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म सॉरी, ऑप्शन नंबर ए। तो कॉर्पोरेशन एंड इंडिविजुअलिज्म में कहा गया है कि आपको मिलजुल करके सहयोग करके काम करना चाहिए, टीम में काम करना चाहिए। ठीक है, हमेशा जो आपके जो मैनेजमेंट के लोग हैं उन्हें हमेशा अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ मिल करके कोऑपरेट करते हुए काम करना चाहिए। तो ये जो है यही चीज़ आपके एक्सटेंशन, यही चीज़ जो है आपकी हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी आपको डिस्प्यूट नहीं रखनी चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, तो उसका ये एक्सटेंशन माना जाता है। तो कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का जो एक्सटेंशन, ये आपका एक्सटेंशन है, इसका जो एक्सटेंशन है वो है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो उसका जो सही आंसर है वो है कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का जो एक्सटेंशन है वो है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट इन टेक्निक्स ऑफ फंक्शनल फॉर्मैनशिप। पीछे भी मैंने आपको बताया कि फंक्शनल फॉर्मैनशिप में हमें जो नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट अपॉइंट करने के लिए कहा गया है वो 8 हैं, जिसमें 4 जो होते हैं उनका काम होता है प्लानिंग का, और बाकी के जो 4 होते हैं उनका काम होता है एग्जीक्यूशन का। तो उसमें टोटल जो नंबर बताए गए हैं हमें वो 8 बताए गए हैं जो हमें फंक्शनल फॉर्मैनशिप के अंदर स्पेशलिस्ट अपॉइंट करने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ही इज़ नॉन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट हो गया, बट इसमें थोड़े ऑप्शन डिफरेंट हैं। तो आप जानते हैं कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर को कहते हैं, या ऐसे मिलते जुलते से नाम लग रहे हैं लेकिन करेक्ट नेम है FW टेलर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एस्पिड द कॉर्प्स लीड्स टू। कभी भी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट की कमी होती है, यानी लोग मिलकर काम नहीं करते, आई को ज़्यादा प्रेफर करते हैं वी की जगह, जबकि एस्पिड द कॉर्प्स का प्रिंसिपल कहता है कि ऑल द सीनियर्स शुड वर्क विद देयर सबॉर्डिनेट्स इन टीम, मीन्स ऑल वर्कर्स शुड वर्क इन अ टीम टू अचीव द कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव करने के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। आई को रिप्लेस करके वी को हमें प्रेफर करना चाहिए, नहीं हम बोलना चाहिए, जब भी बोलना चाहिए दिस वर्क इज़ डन बाय नॉट मी की जगह हमें बोलना चाहिए दिस वर्क इज़ डन बाय अस। तो उसमें वी को हम रिप्लेस करते हैं। तो अगर ये इसका वायलेशन होता है तो उस केस में जो ऑप्शन नंबर सी है वो होता है, यानी आपकी पेनल्टीज़ लगानी चाहिए। तो पेनल्टी की ज़रूरत होती है, यानी फाइन्स की ज़रूरत होती है ऐसे वर्कर पे जो आपकी टीम स्पिरिट में वर्क नहीं करते, टीम के साथ मिलकर काम नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आ रहा है। हेनरी फ्योल सजेस्टेड द मैनेजर्स टू एग्जिबिट exemplary
बिहेवियर। एग्जाम्पलरी बिहेवियर मीन्स होता है कि आप ऐसे बिहेवियर दिखाएं जो लोगों के लिए एग्जाम्पल्स बने, उदाहरण बने कि कितना अच्छा बिहेवियर ये दिखा रहे हैं। एंड एडवाइज दैट दे शुड नॉट फॉल इनटू टेम्पटेशन ऑफ मिसयूजिंग देयर पावर्स फॉर पर्सनल बेनिफिट्स एट द कॉस्ट ऑफ जनरल इंटरेस्ट। तो ये कह रहा है हेनरी फेल का वो प्रिंसिपल हमें जो कहता है कि आपके जो मैनेजमेंट के लोग हैं उन्हें एग्जिबिट करनी चाहिए एग्जाम्पलरी बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर दिखाना चाहिए कि औरों के लिए वो एग्जाम्पल बने, और कभी भी अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको एडवाइस करें कि वो इस टेम्पटेशन में ना आए, इस लालच में ना आए कि वो अपनी पावर को अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए मिसयूज़ करें, बल्कि उसकी जगह वो जनरल इंटरेस्ट का ध्यान रखें। तो आपसे बोल रहा है कि विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द अबव स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, यहाँ पे रेमुनरेशन की कोई बात नहीं है, सैलरी की कोई बात नहीं हो रही है। ऑप्शन नंबर बी सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन की कोई बात नहीं हो रही है, यानी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई बात नहीं है। सी सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यही इसमें मेन पॉइंट यही है कि आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट की जगह जनरल इंटरेस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट ऑप्शन इक्विटी, इसके बारे में भी बात नहीं हो रही, इक्वलिटी की भी बात ये नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। विच प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट एडवोकेट्स दैट। आपको बताना है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो एडवोकेट कर रहा है, कह रहा है कि ऐसा करना चाहिए कि एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। ये प्रिंसिपल कहता है कि आपके एम्प्लॉयज़ टर्नओवर, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ टर्नओवर हो सकता है आपको ना पता हो, मैं बता दूँ एक बार। एम्प्लॉयज़ टर्नओवर मीन्स होता है आपके यहाँ जो एम्प्लॉयज़ आते हैं और जो आपके यहाँ से जॉब छोड़ के जाते हैं। अगर ज़्यादा लोग आपके यहाँ से जॉब छोड़ के जाते हैं या निकाले जाते हैं तो ऐसा इसका मतलब होता है कि आपके यहाँ एम्प्लॉय टर्नओवर बहुत हाई है। और अगर आपके यहाँ लोग जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लंबे समय तक काम करते रहते हैं तो आपका एम्प्लॉय टर्नओवर कम होता है। अगर एम्प्लॉय टर्नओवर कम है, लोग आपके यहाँ से कम छोड़ के जाते हैं, तो उस केस में आपकी जो आपके यहाँ जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं और एफिशिएंट बन जाते हैं वो अपने काम को लेकर के। तो ये प्रिंसिपल हमें बताना है जो इसको एडवोकेट करता है। तो ये ऑप्शन नंबर जो ए लिखा है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, यानी आपको अपने पर्सनल यानी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको स्टेबल रखना चाहिए, उन्हें लॉन्ग टर्म तक अपने यहाँ बनाए रखना चाहिए ताकि आपका वर्क एफिशिएंटली हो। तो उसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23। नेम द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सजेस्टेड बाय हेनरी फेल विच एडवोकेट्स। क्या एडवोकेट करता है ये प्रिंसिपल हेनरी फेल का कि देयर शुड बी गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सुपीरियर्स एट ऑल लेवल, ताकि क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट हो, ठीक है। और जो जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी, अगर पेनल्टी लगाई दी हो तो वो बिना किसी बाइस्ड से हो। तो ये तभी हो सकता है जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिसिप्लिन मेंटेन हो। तो उसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी डिसिप्लिन। क्योंकि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑप्शन ए नहीं दिख रहा है, इसमें ऑर्डर की भी बात नहीं हो रही, क्रम से लगाने की चीज़ों को, ना एस्पिड डिकॉप्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर डिसिप्लिन मेंटेन करने की बात हो रही है ताकि हर एक लेवल पे क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अकॉर्डिंग टू हेनरी फेल, इफ दिस प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट इज वायलेटेड, अगर ये प्रिंसिपल वायलेट हो तो अथॉरिटीज अंडरमाइंड, यानी आपके जो अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है, उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, डिसिप्लिन इज इन जेपर्डी, यानी कोई डिसिप्लिन नहीं दिख रहा, सब फैला बिखरा हुआ है, ऑर्डर डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं, एंड स्टेबिलिटी ऑफ थ्रेटन, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, एम्प्लॉयज आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है, कोई सिस्टम नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये है। तो इसका मतलब अगर वायलेशन होता है तो ये सब चीज़ें हमें नज़र आती हैं। तो आप समझ ही रहोगे कि ये सारे वायलेशन तभी होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब वहाँ पे डिसिप्लिन नहीं होता। तो उसका जो सही आंसर है वो डिसिप्लिन है, यानी डिसिप्लिन के वायलेशन के केस में आपको अथॉरिटी अंडरमाइन नज़र आएगी, यानी वहाँ पर अधिकारों का हनन हो रहा होगा, किसी के राइट्स को यूज़ नहीं कर पा रहे होंगे, डिसिप्लिन जो है वो वहाँ पे नहीं नज़र आएगा आपको, एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, इधर उधर सब बिखरा हुआ मिलेगा। तो ये तब होता है जब डिसिप्लिन का इशू होता है, डिसिप्लिन वायलेट होते हैं। लास्ट क्वेश्चन, द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लीड्स टू हायर प्रोडक्शन एंड बेटर वर्क
for the same efforts. ठीक है, तो आइडेंटिफाई द रिलेटेड प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट। तो जनरल मैनेजमेंट यानी हमें हेनरी फॉयल के प्रिंसिपल में से आइडेंटिफाई करने के लिए कह रहा है जो लीड्स करता है हायर प्रोडक्शन को एंड बेटर वर्क फॉर सेम एफर्ट्स। तो अगर आप चाहते हैं हायर प्रोडक्शन हो और बेटर वर्क हो सेम एफर्ट्स के साथ, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब काम को बंटवा के किया जाए। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए डिसिप्लिन के बारे में कोई बात नहीं है, इक्विटी यानी इक्वलिटी की कोई बात नहीं है, डिवीजन ऑफ वर्क। अगर काम को डिवाइड करके करवाया जाए, छोटे छोटे हिस्से में बांट के अलग अलग लोगों से करवाया जाए, तो ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, बेटर हो सकता है, वर्क हो सकता है विथ सेम एफर्ट्स। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। उम्मीद है आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इस पार्ट में मैं आपके साथ 25 क्वेश्चन ही डिस्कस किए मैंने। आगे की क्लास में आपके साथ मैं और 25 क्वेश्चन करूँगा। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर, इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का थैंक्स वीडियो को देखने के लिए। मैं आपके साथ था AMB क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।